सेरेब्रल पॉल्सी डज नॉट गेट वर्स विद एज, मगर आपके बच्चे का चलना टाइम के साथ और खराब हो सकता है क्योंकि स्पास्टिसिटी उम्र के साथ बढ़ती है। आज हम समझते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी किसी बच्चे को कैसे अफेक्ट करता है, उसके कॉजेज क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। कॉमनली सेरेब्रल पॉल्सी कोई प्रेगनेंसी या अर्ली डिलीवरी के बाद बच्चे के ब्रेन को कुछ डैमेज के कारण होता है। ये डैमेज किस कारण से हो सकता है? ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचना, प्रेगनेंसी के टाइम कोई बच्चे को इन्फेक्शन हो जाना, या फिर डिलीवरी के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाना, ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो जाना जैसे कि मेनिंजाइटिस। और इसके अलावा अगर बच्चे के ब्रेन को किसी भी कारण से एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। अर्ली फेज में बच्चे के पैदा होने के बाद ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और उस टाइम किसी भी कारण से अगर ब्रेन को एडिक्वेट ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होती। ये लीड करता है सेरेब्रल पॉल्सी को। और सेरेब्रल पॉल्सी में जो बचपन में ब्रेन डैमेज हो जाता है वो उतना ब्रेन डैमेज परसिस्ट करता है लाइफ के अंदर। ये ब्रेन डैमेज रिकवर नहीं होता और जो बाकी रिमेनिंग ब्रेन है वो नॉर्मली फंक्शनल हो सकता है। तो नॉर्मली जब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनमें बहुत बार हमें कोई सिम्टम नहीं पता चलते और वो अपेरेंटली नॉर्मल बच्चे हो। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और उनके माइलस्टोन्स जो हैं, यानी कि जो जितने टाइम से उसको चलना चाहिए, मूवमेंट्स करनी चाहिए, उसमें हम अब नॉर्मलिटी नोटिस करने लग जाते हैं। कॉमनली आपके पीडियाट्रिशियन बच्चे का माइलस्टोन चार्ट करते हैं कि मान लीजिए 6 मंथ्स पे नेक होल्डिंग है, कितने मंथ्स पे वो चलना शुरू कर रहा है, कितने मंथ पे वो सपोर्टेड सिट कर पा रहा है, ये सारी चीजें वो नोटिस करते हैं। अगर ये नॉर्मल बच्चे से डिलेड हो तो इसमें सेरेब्रल पॉल्सी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी में मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि मसल्स की मूवमेंट और उनकी कोऑर्डिनेशन हैम्पर हो जाती है। सेरेब्रल पॉल्सी में काफी टाइप्स की होती है। एक होती है डायप्लेजिक, जिसमें दोनों पैरों में कमजोरी होती है, या वो एक साइड को, हाथ और लात को इन्वॉल्व कर सकती है, या चारों हाथों पैरों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अलावा कुछ और वेराइटीज होती हैं जैसे कि डिस्टोनिक पॉल्सीज। मगर सबके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि मसल की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मसल की टोन में प्रॉब्लम हो सकती है, पर से मसल में कमजोरी नहीं होती। ऐसे बच्चों को अगर सही टाइम पे पकड़ लिया जाए, यानी कि उनको पता चल जाए कि उनके माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं और आपके पीडियाट्रिशियन नोटिस करें कि ये पॉसिबल है कि सेरेब्रल पॉल्सी, तो अर्ली स्टेज से ही, बहुत शुरू से ही उनको फिजिकल थेरेपी और कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मेडिसिन जैसे कि बैक्लोफेन, ताकि उनके पैरों की या हाथों की जहां पे भी उनको जकड़ है, टाइटनेस है, वो कम करी जा सके और उनके मसल्स का बैलेंस नॉर्मल हो सके। कॉमनली ऐसे बच्चे जब चलने लगते हैं हम उनमें देखते हैं या तो वो सिर्फ अपने टोज पे चलते हैं, या जब चलते हैं उनको सिजरिंग होती है, यानी कि जब चलते हैं तो एक पैर दूसरे से क्रॉस करता है, वो सीधा नहीं चल पाते। और ऐसे ही जब वो क्रॉस करके चलते हैं उनकी टेंडेंसी टू फॉल, यानी कि गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। ऐसे बच्चे कॉमनली तेज नहीं भाग पाते और अपनी क्लास के बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे आप उनके लेग्स में टाइटनेस और उनके पैर जैसे नीचे को खिंचे हो, इस टाइप का नोटिस कर सकते हैं। अर्ली फिजियोथेरेपी, सही मेडिकेशन से हम मसल की डेवलपमेंट को नॉर्मल की क्लोजर ला सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में डिस्पाइट मेडिसिन हम पूरी फिजिकल थेरेपी कर ले, हमने मेडिसिन भी दे दी, मगर फिर भी यह टाइटनेस एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इस सर्जरी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटमी। इसमें जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो सिग्नल आता है, जो कि हमारी लेग्स या आर्म्स को जाता है, उनकी नर्व्स को थोड़ा थोड़ा काट के, कुछ परसेंटेज ऑफ नर्व्स को काट के जो मसल की टाइटनेस है उसको कम करा जाता है। जो मसल्स एक्सेसिवली टाइट है उनकी इंपल्स कम हो जाती है, तो उनकी टाइटनेस कम हो जाती है,
और मस्कुलर बैलेंस जो है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। ऐसा करने से बच्चों की चलने फिरने में इंप्रूवमेंट आ सकती है। कुछ बच्चों में ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है एक बैक्लोफेन पंप, यानी कि एक पंप जो कि स्पाइन में डाला जाता है, जिससे कंटिन्यूअस बैक्लोफेन डिलीवरी मिलती है और उससे भी टोन कम हो सकता है। ये दोनों ही अच्छे प्रोसीजर्स हैं और डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड पेशेंट स्पेसिफिकली हम चूज करते हैं कौन सा किसके लिए बेस्ट है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो कि डिलेड हमारे पास आते हैं, यानी कि बहुत टाइम बाद आते हैं, उनके पैरों में ये टाइटनेस परमानेंट हो चुकी होती है और विद टाइम ये टाइटनेस परसिस्ट करने के कारण उनके एंकल्स या नीज या हाथों में जकड़न आ जाती है परमानेंट। उनके जो जॉइंट्स हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं, उसके आसपास जो टेंडन्स हैं वो परमानेंटली टाइट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ऑर्थोपेडिक्स की हेल्प लेके हम उनके टेंडन रिलीज या फिर उनके जॉइंट के अंदर भी रिलीजेस करवाने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है जिसके अंदर एक न्यूरोसर्जन पेशेंट की स्पास्टिसिटी पे काम करता है, एक ऑर्थोपेडिशियन रिक्वायर्ड हो सकता है ताकि एडिक्वेट टेंडन रिलीजेस हो पाए और जॉइंट को रिलीज करा जाए ताकि बच्चे को मैक्सिमम मोबिलिटी दी जाए। इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि बच्चे के ब्रेन को डैमेज जो हो चुका है वो बचपन में ही हो चुका है। हम उस ब्रेन डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते और ना ही कोई फर्दर ब्रेन डैमेज हो रहा है एज के साथ। मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके मसल्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए ब्रेन से वो बढ़ रही है, हमें उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी को बचपन में सही टाइम पे पकड़ा जाए तो बच्चों की मूवमेंट बहुत बेटर की जा सकती है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आज की डेट में विद गुड मेडिकल केयर सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट इन देयर 60s 70s तक भी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि उनको सही टाइम पे ये थेरेपीज मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, ताकि वो अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव मैनर में जी सके, नॉर्मल जॉब्स कर सके और सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेट हो सके।